देखना शुरू कर चुके हैं चावली ई पाठशाला। और आज हमारी सिख राज्य पंजाब के ऊपर चौथी क्लास है। ये सिख राज्य पंजाब की सीरीज़ की चौथी और आज अंतिम क्लास होगी। इसके बाद सिख राज्य पंजाब हमारा पूरी तरह से चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से पहले हम लोगों ने इस चैप्टर की 3 क्लास कर चुके हैं। पहले ही क्लास में हमने कवर किया था किस तरह से गुरु नानक देव एक अलग परंपरा स्टार्ट करते हैं और अपने अनुयायी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने कवर किया था सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी से लेके सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह तक। यानी कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है 1708 में, और 1708 के बाद हमने जो तीसरी क्लास की थी उसमें हमने स्टार्ट किया था बंदा बहादुर के बारे में हमने वहाँ पे बताया था। और वहाँ से लेके हमने यहाँ तक आपको बता दिया था कि 12 मिसल बनती हैं, उसमें सुरचकिया एक मिसल होती है। उसी सुरचकिया मिसल से आते हैं रणजीत सिंह। यानी कि जो तीसरी क्लास थी 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने के बाद बंदा बहादुर नाम का व्यक्ति सिखों की लीडरशिप करता है और 1708 से लेके 1716 तक वो उनका लीडर रहता है। लेकिन 1716 में जैसे ही बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख द्वारा करवाई जाती है, तो उसके बाद सिख छोटे छोटे कई सारे गुटों में बंटना स्टार्ट हो गए थे। और जो गुट बट रहे थे वो गुट को इकट्ठा किया था 1748 में कपूर सिंह ने दल खालसा के अंतर्गत। यानी दल खालसा नामक एक अलग से दल बनाया और उस दल के अंतर्गत उन्होंने ये छोटे छोटे कबीलों को इकट्ठा किया था 1748 में। उसके बाद दल खालसा की जो नेतृत्व था या जो दल खालसा का जो लीडरशिप थी वो आई थी आपकी जस्सा सिंह आहलूवालिया के हाथों में। और उन जस्सा सिंह आहलूवालिया ने जो इकट्ठा हुए जो ग्रुप थे उन ग्रुपों को वो भी ज़्यादा दिन तक इकट्ठा नहीं कर पाए। उनको रिलीज करना पड़ा और उनको 12 स्वतंत्र मिसल बनानी पड़ी। और उन्हीं 12 स्वतंत्र मिसलों में से एक मिसल थी सुरचकिया मिसल। आपसे सुरचकिया को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा था कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से आते थे, तो वो आते थे सुरचकिया मिसल से। तो इसी सुरचकिया मिसल का जो बंटवारा हुआ था, जो सबसे पहले जो इस मिसल के जो लीडर थे वो थे चरत सिंह। चरत सिंह के बाद इसकी लीडरशिप आई थी महासिंह के हाथों में, ये इनके पुत्र थे। और महासिंह के पुत्र थे रणजीत सिंह। अब हम कहानी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रणजीत सिंह से। और ये रणजीत सिंह को कब मिली थी इनकी कमान? वो मिली थी 1793 में, क्योंकि 1793 तक महासिंह थे। उसके बाद ये केवल सुरचकिया मिसल के लीडर थे रणजीत सिंह स्टार्टिंग में, जो 1793 में आते हैं। अब नज़र डालते हैं रणजीत सिंह के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के ऊपर। रणजीत सिंह जैसे सुरचकिया मिसल के लीडर बनते हैं, तो लीडर बनते ही इन्होंने आसपास की जो मिसल थी या आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर इन्होंने एक तरह से विजय अभियान स्टार्ट कर दिया। और उसी कड़ी में इन्होंने 1792 से लेकर 1797 के बीच में आधुनिक कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और जो आधुनिक जो पंजाब है उस पंजाब के लाहौर और अमृतसर को छोड़कर बाकी पूरे पंजाब और कश्मीर, पेशावर, मुल्तान पे इन्होंने कब्जा कर लिया। कब, किस कालखंड में? 1792 और 1797 के बीच में। लाहौर और अमृतसर की अलग ही इम्पोर्टेंस थी। लाहौर जो कि सिखों का राजनीतिक राजधानी मानी जाती थी, और जो अमृतसर वो सिख राज्य पंजाब की धार्मिक राजधानी मानी जाती थी। इसलिए लाहौर और अमृतसर का एक विशेष महत्व है। अब बात करते हैं आगे की 1797 से 1798 में अफगान शासक जमान शाह कौन था? ये था अहमद शाह अब्दाली का पुत्र, जो कि कहाँ का? फारस यानी कि इराक का जो शासक था। ये अटैक करता है इंडिया में और उस सिलसिले में ये लाहौर को कब्जा लेता है। और लाहौर को कब्जाने के बाद अब जो बारी थी वो थी पंजाब की, क्योंकि लाहौर से पूरा अटैक होना था पंजाब के ऊपर। लेकिन तभी ये जो लाहौर को कब्जाने के बाद जो आगे की जो रणनीति बना रहा था जमान साहब पंजाब पे अटैक करने की या पंजाब को कब्जाने की, उसी समय इसके गृह राज्य में जो इसकी जो राजधानी थी काबुल, उसमें हो जाता है विद्रोह। और उसी विद्रोह को दबाने के लिए इस जमान साहब को वापस लौटना पड़ता है। लेकिन जब ये वापस लौट रहा था तो वापस लौटते समय चिनाब नदी, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी 5 नदियां थी पंजाब में, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास।
तो उसी में से जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी में लौटते समय इसकी तोपें फंस जाती हैं। अब तोप फंस गई तो और संकट का समय, तो अब उधर से लौटना भी, उधर उसके गैराज में विद्रोह छिड़ रखा है, इधर लौट रहे हैं, उधर तोप फंस गई। तो इस संकट के समय में रणजीत सिंह ने जमान शाह की सहायता की। सहायता किस तरह से की? जो तोपें फंस रखी थी उसको, तोपों को निकलवाने के लिए रणजीत सिंह ने अपने लोगों से कहा और लोगों की सहायता से उन तोपों को निकलवाया। रणजीत सिंह के इस कार्य से जमान साहब बेहद प्रसन्न हुआ। उसने कहा हम तो इस पर अटैक करने आए थे, हम तो इसके राज्य को छीनने आए थे और ये हमारी सहायता कर रहा है, तो बहुत अच्छा आदमी है। तो इससे जो खुश हुआ और उस खुश होने के फलस्वरूप जब वो अपने गैराज में जाता है और वहाँ पर विद्रोह को दमन कर देता है। दमन करने के बाद अब बारी थी जमान शाह की, जो रणजीत सिंह ने उसके ऊपर जो एहसान किया था उस एहसान को चुकाने की। तो उस एहसान चुकाने के बदले जिस लाहौर को जमान शाह ने घेर लिया था, अटैक कर लिया था, इस पर कब्जा कर रखा था, लाहौर किसके हाथ में था? जमान शाह के हाथ में। तो अब खुश होकर जमान शाह इसी लाहौर को अब महाराजा रणजीत सिंह को सौंप देता है। जमान शाह से पहले इस लाहौर पर भंगी मिसल का अधिकार था। तो अब ये जो भंगी मिसल का जो लाहौर पहले जमान शाह ने कब्जाया था, अब जमान शाह ने किसको सौंप दिया? रणजीत सिंह को। यानी कि अब सिखों के पंजाब राज्य की जो राजनीतिक जो राजधानी थी लाहौर, अब वो किसके पास आ गई? रणजीत सिंह के पास। यही नहीं, लाहौर तो सौंपा ही सौंपा, लाहौर को सौंपने के साथ साथ रणजीत सिंह को 1801 में इसने राजा की मान्यता दे दी। किसने दी? जमान शाह ने। ये प्रश्न बनता है आपसे कि रणजीत सिंह को राजा की मान्यता किसने दी? तो वो दी थी जमान शाह ने। क्योंकि रणजीत सिंह अब तक केवल एक मिसल के लीडर थे, मिसल कहें या कबीला कहें, उसके केवल हेड थे, उसके एक सरदार मात्र थे, अब तक वो राजा या महाराजा नहीं थे। तो राजा की मान्यता सबसे पहले किसने दी? जमान शाह ने 1801 में। पहले लाहौर दिया, लाहौर देने के साथ साथ भी इसको राजा की मान्यता दे दी। 1799 में इनको लाहौर मिल गया, 1801 में इनको राजा की उपाधि दे दी गई जमान शाह के द्वारा। अब तो जो रणजीत सिंह थे उनकी महत्वाकांक्षा और भी बढ़ने लगी। तो इसी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के अंतर्गत 1805 में राजा रणजीत सिंह, अब ये राजा रणजीत सिंह हो चुके थे, तो इन्हीं राजा रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। भंगी मिसल के पास था अमृतसर अब तक, और ये जितनी 12 मिसल थी उनमें सबसे शक्तिशाली मिसल जो माना गया था वो भंगी मिसल ही माना गया था। तो इसी भंगी मिसल से अमृतसर को राजा रणजीत सिंह ने 1805 में छीन लिया। तो इस प्रकार अब पूरे पंजाब पे, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा 1792 से 1797 के बीच में केवल अमृतसर और लाहौर दो ही जगह ऐसी बची थी पंजाब के अंतर्गत जिस पर रणजीत सिंह का अधिकार नहीं था। अब तो लाहौर इनको मिल गया जमान शाह से, अमृतसर इन्होंने छीन लिया भंगी मिसल से। तो अब तो पूरे पंजाब पर इनका अधिकार हो गया, क्योंकि धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से भी लाहौर और पंजाब बेहद इंपॉर्टेंट थे, लाहौर और अमृतसर। तो क्योंकि लाहौर में पहले बता चुका हूँ राजनीतिक राजधानी, और जो अमृतसर थी वो इनकी धार्मिक राजधानी। अब दोनों के दोनों रणजीत सिंह के पास थे। इसी अमृतसर में, क्योंकि इनके जो सबसे पहला जो अमृतसर में हरमंदिर साहिब बना हुआ है, और उस हरमंदिर साहब को किसने बनवाया था? 5वें गुरु अर्जुन दास ने। अब तक वो केवल हरमंदिर साहब था। उस हरमंदिर साहब को जो आजकल आप स्वर्ण मंदिर बोलते हो, स्वर्ण मंदिर कब से कहने लगा? जब से हरमंदिर साहब के गुरुद्वारे में संगमरमर तथा सोना मड़वाया, तभी से उसको स्वर्ण मंदिर कहने लगा। वो ये सोना किसने मड़वाया? ये सोना मड़वाया राजा रणजीत सिंह ने। कब? तब इस पर अपना अधिकार कर लिया था अमृतसर पर तब। तो यानी कि जो सोने का जो उसमें वो ऊपर से लगा हुआ है जो गुम्बद टाइप का, वो जो सोने को किसने मड़वाया था? वो मड़वाया राजा रणजीत सिंह ने, तभी से हरमंदिर साहिब हो गया स्वर्ण मंदिर। इधर तो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय थे और काफ़ी शक्तिशाली ढंग से आगे बढ़ रहे थे, चीज़ों को कब्जा रहे थे और अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे। उधर ध्यान दीजिए, ये वही समय है 1803, 1804, 1805, 1807, जिस समय अंग्रेज के एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, उनकी जो सहायक संधियां थीं वो इसी समय पे सबसे ज़्यादा पनप रही थी। और सहायक संधि का जो कार्यक्रम चल रहा था अंग्रेजों का, ये वही समय है। और इसी क्रम में आपको याद होगा जब हम मराठों के बारे में पढ़ रहे थे तो मराठों का आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध हुआ था, ये वाला
जिसमें होलकर के खिलाफ जो अंग्रेजों ने तीसरा युद्ध लड़ा था, इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारा जो मराठा साम्राज्य की जो सेकंड जो क्लास है उसको आप रेफर कर लेना। 1804-5 में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद जो जसवंत सिंह जो होलकर थे वो भाग गए थे। भाग के कहाँ पर शरण ली थी? उन्होंने शरण ली थी महाराजा रणजीत सिंह के पास, जिसके बाद राजपुर घाट की संधि हुई थी, तब वहाँ से जो वापस आए थे। रणजीत सिंह के पास ही क्यों गए थे? क्यों रणजीत सिंह ही एकमात्र उस समय एक शक्ति थी जिस पे कि अंग्रेज बिल्कुल बराबर की कह सकते हैं, जैसे रेल की जो पटरियाँ होती हैं साथ साथ चल रहे थे बिल्कुल बराबर। जिस इधर अंग्रेजों का बंगाल से लेके इधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश, इस वाले इलाके में पूरा अंग्रेज बढ़ रहे थे, और उधर पंजाब और कश्मीर और सिंध और उस इलाके में महाराजा रणजीत सिंह बढ़ रहे थे। तो यानी कि ना तो महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों में बढ़ना चाह रहे थे और ना ही अंग्रेज उसमें बढ़ती हुई शक्ति महाराजा रणजीत सिंह से बढ़ना चाह रही थी। तो ये बात हुई महाराजा रणजीत सिंह की। उसी क्रम में महाराजा रणजीत सिंह ने 1807 में अम्बाला, थानेश्वर, नारायणपुर, फिरोजपुर पर अपना अधिकार जमाया। 1808 में सतलज नदी को पार करती उन्होंने फरीदकोट और मारेलकोट को भी अपने कब्जे में ले लिया। 1809 में घटना होती है अफगान में, शाह शुजा जो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था उसको गद्दी से हटा दिया जाता है, लेकिन उसको बाद में महाराजा रणजीत सिंह की मदद से जो शाह शुजा था उसको पुनः गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब शाह शुजा जब गद्दी पर दोबारा बैठा तो वो भी काफ़ी गदगद हुआ महाराजा रणजीत सिंह की इस क्रिया से। तो इसीलिए शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। याद करो, जब हम कोहिनूर हीरा के बारे में आपको जो एक पूरी अलग से जो हमने क्लास ली थी उसमें जब बताया था कि शाह शुजा ने 1809 में कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह पंजाब शासक को भेंट किया। तो ये वही शाह शुजा है, और किस परिस्थिति में किया वो मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि शाह शुजा को उसकी गद्दी से हटा दिया था। उस गद्दी पर दोबारा बैठवाने में महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा की हेल्प की थी, इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह को शाह शुजा ने 1809 में ये कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये कोहिनूर हीरे का पूरा इतिहास पर पूरी क्लास में एक आपको ले चुका हूँ, आपको पता ही है। बाकी आपको दोबारा देखना चाहते हो देख सकते हैं। कोहिनूर हीरा जो सबसे पहले गोलकुंडा की खांसी निकला, खांसी निकलने के बाद आंध्र शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने उसके बाद दिल्ली सल्तनत में रहा। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने अपने मित्र विक्रमजीत सिंह को दे दिया। विक्रमजीत सिंह ने इस कोहिनूर हीरे को हुमायूं को दिया, और हुमायूं को देने के बाद ये फिर मुग़लों के पास रहा। मुग़लों से ये शाहजहाँ ने अपने मयूर सिंहासन में लगाया हुआ था। मयूर सिंहासन को ले गया आपका नादिर शाह, जो फारस ईरान का शासक था, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे लेके गया था। उसके बाद जो वहीं फारस इराक का ही शासक था अहमद शाह अब्दाली, और उस अहमद शाह अब्दाली का था ये शाह शुजा पौत्र, जिसने कि अभी महाराजा रणजीत सिंह को ये कोहिनूर हीरा भेंट किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शाह शुजा कौन था और उसने महाराजा रणजीत सिंह को ये कोहिनूर हीरा क्यों भेंट किया था। यानी कि आप देख सकते हो कि महाराजा रणजीत सिंह की जो पहुंच थी या जो प्रभाव था वो आधुनिक इंडिया से बाहर, यानी कि फारस और अफगानिस्तान के उस वाले क्षेत्र तक ही महाराजा रणजीत सिंह की तूती बोल रही थी। इसी क्रम में 1813 में महाराजा रणजीत सिंह कांगड़ा को विजय प्राप्त करते हैं। यानी जो भी आपको मैंने बताया, महाराजा रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा, प्रसिद्धि, मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और ये जो बात थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गंभीर समस्या का रूप धारण कर रही थी, क्योंकि इधर ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ रही थी, उधर महाराजा रणजीत सिंह बढ़ रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि कहीं आगे चल के ये महाराजा रणजीत सिंह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती साबित ना हो जाए। तो उसी चुनौती को वो पहले से भांप गए थे, और उसी चुनौती को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उस गंभीर समस्या को हल करने के लिए अंग्रेजों ने एक कूटनीति चली। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम महाराजा रणजीत सिंह से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि इनसे अभी दुश्मनी का मतलब है अपने लिए एक बड़ा खतरा मोल लेना। इसीलिए उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ दोस्ती का प्रस्ताव भेजा, और जो प्रस्ताव लेके आया था उस व्यक्ति का नाम था सर चार्ल्स मेटकाफ। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा और पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो ये सर चार्ल्स मेटकाफ आए थे लॉर्ड मिंटो के दूत बन के। लॉर्ड मिंटो आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1809 में, 1809 के समय भी लॉर्ड मिंटो नाम का व्यक्ति था गवर्नर जनरल, और 1909 के टाइम पे भी लॉर्ड मिंटो नाम का व्यक्ति था।
तो 1809 में जो था वो लॉर्ड मिंटो प्रथम, और 1909 में जो था जस्ट 100 साल बाद वो लॉर्ड मिंटो टू। तो लॉर्ड मिंटो का दूत बन के आया था सर चार्ल्स मेटकाफ। इसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की, और उस संधि का नाम है, वेरी फेमस संधि है, अमृतसर की संधि। ये हुई थी 1809 में। इस संधि में बहुत बड़ा प्रस्ताव पास हुआ, यानी कि सिंपल चीज थी, उधर महाराजा रणजीत सिंह बढ़ रहे थे, इधर अंग्रेज बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोनों टकराएंगे, कहीं ना कहीं दोनों की बॉर्डर होना चाहिए। तो बॉर्डर बनाया गया सतलज नदी को, यानी कि सतलज नदी के उत्तर का भाग होगा महाराजा रणजीत सिंह का, यानी कि सतलज जो नदी है उसके नदी के उत्तर में अंग्रेज अपना कोई भी क्रियाकलाप नहीं करेंगे। उत्तर में सतलज नदी के जो भी कुछ उत्तर में वो सब महाराजा रणजीत सिंह का। और सतलज नदी के दक्षिण पूर्व के सिख राज्य अंग्रेजों को मिलेंगे। तो उस दक्षिण पूर्व राज्य में लुधियाना भी आता था। तो सतलज नदी की, यानी सिंपल से सतलज नदी के उत्तर में महाराजा रणजीत सिंह, और सतलज नदी के दक्षिण और पूर्व में जो भी क्षेत्र आ रहा है वो पूरा अंग्रेजों को, चाहे उसमें भले ही सिख क्यों ना आते हो, क्योंकि उसमें लुधियाना भी था, लुधियाना में सिख भी आते थे। इसी चलते लुधियाना अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। लुधियाना में कब्जे में आ गया तो लुधियाना में अंग्रेजों ने अंग्रेज सेना भी रखी। और एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर हुआ था दोनों, एक बहुत बड़ी ट्रीटी ये हुई थी कि किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई भी विवाद होता है किसी का भी, तो उस तीसरे पक्ष में एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, अगर कल को अंग्रेज किसी भी दूसरे राज्य पर अटैक करते हैं और वो दूसरा राज्य अगर महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगता है, तो महाराजा रणजीत सिंह उसकी सहायता नहीं करेंगे, महाराजा रणजीत सिंह न्यूट्रल रहेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ कुछ करते हैं, अंग्रेजों को पता था रणजीत सिंह हमारे क्षेत्र में तो आने से रहे, हम ही इनके दोस्तों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो अंग्रेजों ने ये सबसे बड़ी ट्रीटी साइन कराई। तो इसी का सबसे बड़ा अंग्रेजों ने फ़ायदा भी उठाया। क्या फ़ायदा उठाया वो हम अभी आपको बताते हैं। यानी यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिखों और अंग्रेज़ों में जो संधि हुई थी वो कौन संधि थी? अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। और ये संधि किस किस के बीच हुई थी? सर चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह। अभी जो ट्रीटी हुई है अमृतसर की 1809 में, इस ट्रीटी का फायदा किसने उठाया? इस ट्रीटी का फायदा उठाया केवल और केवल अंग्रेजों ने। रणजीत सिंह तो एक अच्छे दोस्त की भांति उस ट्रीटी को केवल फॉलो करते रहे। इसी कड़ी में होता क्या है कि रणजीत सिंह ने सर्वदा अंग्रेजों से अच्छे संबंध बनाए रखा, 1809 अमृत संधि का हमेशा पालन किया। इसी वजह से 1814 और 1816 के बीच में, 1814 में अंग्रेजों ने नेपाल पर अटैक कर दिया, और 1814 में होता है आंग्ल नेपाल युद्ध। अंग्रेजों की तरफ थे लॉर्ड हेस्टिंग, और नेपाल की तरफ जो सेना थी वो गोरखा थी। अब उस युद्ध के बाद लड़ाई होती है, और लड़ाई में जो गोरखाओं की जो क्षेत्र थे उसमें आज का जो सिक्किम देखते हो वो पूरा आज का नेपाल, और उसके साथ साथ आज के जो इंडिया में आपके पास जो क्षेत्र हैं कुमाऊं, गढ़वाल, हिमालय की तराई का क्षेत्र, इसमें नैनीताल और बस्ती आते हैं, ये पूरा उस समय के नेपाल के पास था। तो उस जो लड़ाई हुई उस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने नेपाल से एक तो सिक्किम था, उस सिक्किम को छुड़ा लिया, उसके साथ कुमायूं, गढ़वाल और नैनीताल और बस्ती, ये पूरे क्षेत्रों को छुड़ा लिया। और ये छुड़ाने के बाद एक संधि होती है, उस संधि का नाम है सिगौली की संधि, जो 1816 में हुई थी। ये आज के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आजकल भी इस पर कई सारे चीज़ें प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में कि नेपाल के साथ भारत की कौन सी संधि हुई थी, तो वो हुई थी सिगौली की संधि 1816 में। और इस संधि के बाद एक नदी है महाकाली नदी, और उस महाकाली नदी को भारत और नेपाल की सीमा माना गया है। ठीक है, वहाँ पे एक काला पानी भी है जो नेपाल, इंडिया और चाइना के यहाँ पे बॉर्डर मिलता है, उस जगह का नाम है काला पानी। काला पानी में क्या है कि काला पानी को इंडिया तो मानता है उत्तराखंड का हिस्सा, और जबकि नेपाल बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है। तो वहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है नेपाल और इंडिया के बीच में, वो बात अलग की है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस पे सुगौली संधि पे। तो नेपाल के साथ कौन सी संधि हुई? सुगौली की संधि। और क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी साइन कर ली थी, इसीलिए उस ट्रीटी में नेपाल के आह्वान के बावजूद भी महाराजा रणजीत सिंह ने नेपाल का साथ नहीं दिया, और वो अपनी जगह पर तटस्थ बने रहे, क्योंकि उनके साथ कौन सी संधि आड़े आ रही थी? अमृतसर की संधि, जो 1809 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ की थी। तो ये तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। अब ये इसको जीतने के बाद
अंग्रेज़ों के और मोरल हाई हुआ, उनको पता लग गया रणजीत सिंह अब तो चुप रहने वाले हैं, कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने फिर बर्मा के साथ, बर्मा यानी कि आज का जो म्यांमार है, 1824 में वहाँ पे युद्ध छेड़ दिया। और वहाँ पे छेड़ने के बाद जो आज का जो इंडिया का जो मणिपुर है, मणिपुर एक राज्य है भारत का, उस मणिपुर राज्य जो उसमें बर्मा का हिस्सा हुआ करता था, उस मणिपुर को उन्होंने बर्मा से छुड़ा लिया। और यांडूब की संधि होती है किसके साथ? आंग्ल बर्मा प्रथम युद्ध के बाद, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? यांडूब की संधि जो होती है 1826 में। इसमें मणिपुर अंग्रेजों के पास आ जाता है। तो ये तो जो दो युद्ध थे बड़े बड़े, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने ना तो नेपाल की सहायता की इधर और ना इधर बर्मा की सहायता की। इसके अलावा भी जो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 में, उस चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में भी मराठों ने महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी। उस समय भी महाराजा रणजीत सिंह ने मराठों की सहायता नहीं की। परिणाम क्या हुआ? मराठा साम्राज्य का खत्म, पेशवाई खत्म। जो द्वितीय बाजीराव पेशवा थे उनको पेंशन पर भेज दिया गया बिठूर। उसके अलावा अगला जो भरतपुर के राजा थे, राजा बलदेव सिंह, उन्होंने भी सहायता मांगी थी 1825 में, तब भी रणजीत सिंह ने मना ही कर दिया था। किस संधि के कारण मना किया था? बार बार याद रहा हूँ, अमृतसर की संधि 1809। एक आपको सुनने को मिलता है आंग्ल अफगान युद्ध। अगर आंग्ल अफगान युद्ध है तो उसमें महाराजा रणजीत सिंह के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रणजीत सिंह का ही इसमें मेन रोल है। अफगान के शासक था उस समय दोस्त मोहम्मद। उस दोस्त मोहम्मद ने जो था उसकी जो इच्छाएं थी, लालसा थी, वो पेशावर पर हमला करना चाहता था, पेशावर को अपने अधिकार में लेना चाहता था। उसकी इस चीज़ का जब महाराजा रणजीत सिंह को पता लगा तो रणजीत सिंह ने अफगान शासक दोस्त मोहम्मद पर युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध की घोषणा हो गई तो अब जो दोस्त मोहम्मद था वो घबरा गया इस चीज़ से। तो दोस्त मोहम्मद ने इस युद्ध में सहायता मांगी रूस से। रूस ने सहायता मांगने के लिए जब दोस्त मोहम्मद गया तो अब इस चीज़ से, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे क्षेत्र की जानकारी रखते थे, पूरी दुनिया की जानकारी रखते थे, उन्हें लगा कि अगर रूस इस सहायता करने के लिए आता है दोस्त मोहम्मद की, यानी कि दोस्त मोहम्मद की सहायता करने का मतलब अफगानिस्तान का आना, अफगानिस्तान की सहायता करता है रूस और उस युद्ध में दोस्त मोहम्मद जीत जाता है, तो जीतेगा किससे? महाराजा रणजीत सिंह से। और जब जीत गया दोस्त मोहम्मद महाराजा रणजीत सिंह से, रणजीत सिंह यानी कि पूरा पंजाब राज्य, यानी कि जब दोस्त मोहम्मद जीत गया तो उसके साथ साथ कौन जीता? रसिया भी जीता। तो दोस्त मोहम्मद को रसिया किनारे करके यहाँ जो क्षेत्र है पंजाब पे, यहाँ तक रसिया आ जाएगा। और रसिया आने का मतलब है हमारा जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य का अंत। तो उन्होंने तुरंत इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तुरंत महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि का प्रस्ताव भेजा कि हम आपकी इस युद्ध में सहायता करना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक त्रिपक्षीय संधि होती है, एक अंग्रेज, दूसरे महाराजा रणजीत सिंह जो तो युद्ध करने वाले थे, तीसरे थे शाह वही जो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। ये तीनों मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं, किसके खिलाफ? दोस्त मोहम्मद के खिलाफ। और इस जो लड़ाई का नाम है वो है आंग्ल अफगान युद्ध। तो आंग्लों की तरफ से कौन लड़े थे? रणजीत सिंह, और जो उनके अंग्रेज थे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड रणजीत सिंह एक तरफ थे और वर्सेस था दोस्त मोहम्मद। इस लड़ाई में दोस्त मोहम्मद की हार होनी थी, हार होती है। और हार होने के बाद, क्योंकि जब तक रसिया आने से पहले ही उन्होंने लड़ाई शुरू की और फटाक से इस युद्ध को समाप्त किया। रसिया थोड़ा दूर है तो उन्हें लगा आएगा जाएगा, तब से पहले इस लड़ाई को समाप्त कर लेते हैं। ये अंग्रेजों का बहुत आगे की सोची हुई रणनीति थी। ये लड़ाई हुई थी 1838 में। तो 1838 के बाद अगले साल आता है 1839, और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु लाहौर में। यानी कि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ग सिधारे गए। महाराजा रणजीत सिंह को एक उपाधि मिली हुई थी, शेर ए पंजाब की उपाधि किसकी थी? महाराजा रणजीत सिंह की। शेर ए पंजाब उपाधि अलग है, पंजाब केसरी उपाधि अलग है। शेर ए पंजाब की उपाधि थी महाराजा रणजीत सिंह की, और पंजाब केसरी की उपाधि आपको पता ही है लाला लाजपत राय की उपाधि थी। आजकल जब भी आप पंजाब में जाओ तो आप ढाबों पर अक्सर लिखे देखते हो शेर ए पंजाब ढाबा। तो शेर ए पंजाब का मतलब है राजा या महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए राज परिवार में एक बहुत ही बड़ा बेबंडर खड़ा हो गया। बेबंडर क्या होता है कि जैसे महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है
तो उनके सबसे बड़े पुत्र खड़क सिंह को उनका उत्तराधिकारी मान के राजा बना दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1839 में वो राजा बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजा बनते तो जो खड़क सिंह थी उसकी क्रियाकलापों में के कारण जो दरबार था उस दरबार में बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न हो गया। तो उसी विरोध के चलते खड़क सिंह को गद्दी से हटा करके खड़क सिंह की जगह उसके पुत्र नौनिहाल सिंह को अगला राजा बनाते हैं, जो दरबारी थे। उस खड़क सिंह को डाल देते हैं जेल में। अब जैसे ही नौनिहाल सिंह इसका जो अगला राजा बनता है तो रणजीत सिंह का दूसरा पुत्र शेर सिंह वो इस चीज़ से कतई खुश नहीं था और वो जाके मिल गया अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज उस चीज़ का मौके तलाश में थे, कैसे भी करके कोई तो हमारे पास है, इसकी जो पंजाब राज्य इसकी कोई तो लूज कड़ी है वो हमारे हाथ में लगे। शेर सिंह उनसे जाके मिल गया। शेर सिंह मिला। उधर नौनिहाल सिंह क्या करता है कि नौनिहाल सिंह के जो दरबार में थे डोगरा बंधु, या डोगरा बंधु किसे बोलते हैं, डोगरा बंधु बोलते हैं गुलाब सिंह और ध्यान सिंह को, और एक तीसरा व्यक्ति था सुचेत सिंह। वो इनके प्रभाव को कम करना चाहता था, क्योंकि वो जो माने जाते थे वो समर्थक माने जाते थे शेर सिंह के। ये कहानी चली रही थी। इधर शेर सिंह अंग्रेजों से मिलके इधर उसके दरबार में भी कुछ लोग थे, वो नौनिहाल सिंह की हत्या करवा देता है। अब नौनिहाल सिंह की जब हत्या हो जाती है तो नौनिहाल सिंह की हत्या होने के बाद 1 साल के लिए जो राजगद्दी है वो आ जाती है नौनिहाल की माँ चांद कौर या खड़क सिंह की जो वाइफ है चांद कौर के पास। वो चांद कौर रहती है 1840 से 1841। अभी भी शेर सिंह वहाँ का राजा नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे 41 आता है तो शेर सिंह चांद कौर को हटा करके उस राजगद्दी को हत्या लेता है और 2 साल तक राजगद्दी पर बना रहता है। लेकिन अब इतने सारा जो बवंडर खड़ा हो गया, पहले खड़क सिंह बनता है, खड़क सिंह को हटा करके फिर नौनिहाल सिंह को उठाया जाता है, नौनिहाल सिंह की हत्या हो जाती है। नौनिहाल सिंह के बाद उसकी माँ चांद कौर बैठती है, चांद कौर को बैठा के शेर सिंह बैठ जाता है। तो वहाँ षड्यंत्र पूरा चल रहा था। तो इसी षड्यंत्र में 1843 में भी शेर सिंह की जो रणजीत सिंह के समर्थक थे, या जो रणजीत सिंह के पुत्र जो दिलीप सिंह के जो समर्थक थे, वो लोगों ने शेर सिंह की कर दी हत्या। और इसी शेर सिंह की हत्या होने के बाद अब अगले जो राजा बनते हैं सिख साम्राज्य के, अगले कहूँ या अंतिम कहूँ, वो बनते हैं दिलीप सिंह। और ये दिलीप सिंह कौन थे? ये महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी, जिसका नाम था जिंदा कौर या इसको रानी जिंदा भी बोला जाता था, वो महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी महारानी थी। उसका एक छोटा सा पुत्र था 13 या 14 साल का। उस अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को बना दिया जाता है अगला वहाँ का राजा। और जैसे ही अल्पवयस्क पुत्र राजा बनता है, उधर आप देख ही रहे हो कि वहाँ पे कितना सारा घमासान मचा हुआ राज परिवार में। तो इस चीज़ का अंग्रेज उठाते हैं फ़ायदा। फ़ायदा कैसे उठाते हैं? 43 में दिलीप सिंह राजा बनते हैं। उनको पता लग गया था कि वहाँ राजशाही परिवार में मारधाड़ मची और लोग एक दूसरे खून के प्यासे हैं, कोई कभी किसी को मार सकता है। वहाँ पर एकजुटता नहीं है जो महाराजा रणजीत सिंह के समय हुआ करती थी। एक तलवार के नीचे सब लोग एकदम तैयार होते थे। अब वो चीज़ वहाँ पर नहीं थी। इस चीज़ को अंग्रेजों ने 39 से लेकर 45 तक 4-5 साल में पूरा भांप लिया था वहाँ की क्या कहानी चल रही है। 13 दिसंबर 1845 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग ये घोषणा करता है कि राजा दिलीप का वो भाग जो सतलज के बाईं तरफ है आज से अंग्रेज राज्य का हिस्सा होगा। जबकि 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी उसमें साफ साफ था कि जो सतलज नदी के जो उत्तर का जो भाग है, जो नदी है, उसकी तरफ तो अंग्रेज कभी आंख बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ तो उसने घोषणा उल्टी कर दी कि अब ये सतलज नदी के जो बाईं तरफ का हिस्सा है अब वो अंग्रेज राज्य का होगा। तो सिंपल सी बात है, लड़ाई होनी थी तो लड़ाई हुई। अब इस लड़ाई में भी अंग्रेजों ने पहले से अपनी मोहर सेट कर रखी थी। जो उसका प्रधान सेनापति था इसका राजा दिलीप सिंह का, जो दिलीप सिंह तो लड़का ही था, वो कोई लड़ाकू तो था नहीं, बच्चा ही था। तो उसके सेनापति जो लाल सिंह था, उस लाल सिंह को पहले से उन्होंने सेट कर रखा था अंग्रेजों ने, और लाल सिंह ने किया विश्वासघात। अब जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी सबराव की लड़ाई। इसको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी बोला जाता है 1845 से 1840 के बीच में। उससे लड़ाई में अंग्रेजों ने इस की विश्वासघात के चलते अंग्रेज सेना ने पूरे लाहौर को घेर लिया चारों तरफ से। अब घेरने के बाद अब एक ही चारा बचता है, संधि। तो लाहौर में संधि हुई मार्च 1846 में। इस संधि में क्या होता है, जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदी का जो दुआब है अब वो अंग्रेजों का हो गया। 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना दिलीप सिंह को देना पड़ेगा, जो कि युद्ध हुआ भी नहीं ठीक से। यह हर्जाना न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू और कश्मीर जो भाग था वो
गुलाब सिंह को चला गया। 1 करोड़ में अंग्रेजों ने उसको बेच दिया। लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट सन हेनरी लॉरेंस उसका जो हेड बना के, यानी कि लाहौर में अब ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगी। सतलज और ब्यास नदी का दोआब है वो अंग्रेजों का। जालंधर अंग्रेजों का। 1.5 करोड़ रुपया युद्ध का खजाना दिया गया जो दिलीप सिंह नहीं दे पाए थे, इसीलिए जो उनका जो जम्मू और कश्मीर राज्य था वो गुलाब सिंह को बेच दिया अंग्रेजों ने। वही गुलाब सिंह का आगे चल के अब जम्मू कश्मीर के जो इतिहास में कहानियाँ आती हैं। तो अब ये जो कहानी थी वो लाहौर की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 के बाद। 46 में संधि हुई थी, 48 में तो फिर से कहानियाँ बनना स्टार्ट हो गई। एक तरफ तो सिख अपना दोबारा से अपना खालसा शक्ति को प्रतिष्ठित करना चाह रहे थे, क्योंकि जो उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के समय पर देखी थी और दिलीप सिंह के समय पर जो डाउन हो गई थी, जनता में भी एक प्रतिशोध टाइप का था। दूसरी ओर जो उधर जो गवर्नर जनरल था वो बन गया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का तो आपको पता ही है, उनकी हड़प नीतियाँ। तो दूसरा जो डलहौजी था वो हड़प नीति के चलते इस पंजाब राज्य को पूरा ही मिलाने के चक्कर में था अपने में। दोनों तरफ से टकराव की स्थिति थी, तो टकराव स्थिति तो टकराव होना ही था। डलहौजी के कहने पर जो हेनरी लॉरेंस ने उसमें हेनरी जो लॉरेंस था जिसने कि लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट रखी हुई थी, इसी हेनरी लॉरेंस ने 10,000 सैनिकों को सेना से बाहर कर दिया। कौन से सैनिक? जो सिख सैनिक थे। उसे पता था सिख जो लड़ाई होगी तो जो सिख सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं जाके भले ही ब्रिटिश सेना में है लेकिन वो साथ इस सिख रेजिमेंट का दे देंगे। तो इसी लिए डलहौजी ने आगे की रणनीति को देखते हुए सिखों को बाहर कर दिया। अब ये बाहर हुए, इनकी नौकरी चली गई, तो नौकरी जाने के बाद इन्हीं सिख सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह का अंत जो हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख मराठा, यानी कि जो युद्ध हुआ वो इन्हीं सैनिक सिखों ने लड़ा था। तो इन्हीं के जब ये इन्होंने विद्रोह किया, उस विद्रोह का साथ दिया था राज परिवार ने, दिलीप सिंह की जो सेना थी। दिलीप सिंह की सेना ने इस सिखों का बैक किया, लेकिन बैक इतना भारी नहीं था कि वो इस युद्ध को जिता पाते। अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और इस जीत का परिणाम हुआ मार्च 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार कहें या दूसरी शब्दों में कहें कि जो पंजाब राज्य था वो अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया। ये अंत हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का। राजा जो दिलीप सिंह थे उन्होंने ये कोहिनूर हीरा किसको दे दिया? लॉर्ड डलहौजी को। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब हम पढ़ रहे थे ये कोहिनूर वाला चैप्टर। इससे पहले हमने देखा था सासुजा ने कोहिनूर देता है महाराजा रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह के बाद ये कोहिनूर उसके पुत्र दिलीप सिंह को आ गया। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद ये जो कोहिनूर था वो चला गया लॉर्ड डलहौजी के बाद। डलहौजी क्या करेगा? इस जो हीरा है इसको किसको देगा? महारानी को। और महारानी के मुकुट में बहुत दिनों तक रहा, लेकिन आज की डेट में ये 3 टुकड़ों में है। पहला टुकड़ा है ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, दूसरा तीसरा है वो अभी भी ब्रिटिश की महारानी के मुकुट में जड़ा हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया था। इस वक्त 3 देश अभी अब कर रहे हैं अपना दावा ठोक रहे हैं, एक भारत, एक पाकिस्तान और एक ईरान। भारत क्यों ठोक रहा है? भारत क्योंकि पंजाब को, रणजीत सिंह को, दिलीप सिंह को अपना राजा मानता था, तो थे राजा अपने, तो भारत का दावा इसलिए है। पाकिस्तान क्यों ठोक रहा है? पाकिस्तान इसलिए दावा ठोक रहा है क्योंकि जो रणजीत सिंह थे या जो दिलीप सिंह थे उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी थी लाहौर। तो अब लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो वो अपना मान रहे हैं इनको, इसलिए पाकिस्तान दावा ठोक रहा है। और ईरान बीच में क्यों आ रखा है? ईरान अपना दावा इसलिए ठोक रहा है क्योंकि जो शाहसुजा था वो कहाँ का शासक था? वो था ईरान का शासक। अब वो ईरान से ये बोल रहा है कि हमने जो हीरा दिया था रणजीत सिंह को वो एक कुछ समय के लिए रखने के लिए था और रखने के बाद अंग्रेजों ने उसको छीन लिया, तो ये हीरा हमारा है। तो तीनों देश अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट स्थिति मैंने आपको बताई दी, प्रेजेंट स्थिति यही है। पहला टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में, दूसरा और तीसरा टुकड़ा महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। ये कहानी थी इस कोहिनूर हीरे की। और क्या हुआ? एक तो कोहिनूर हीरा दे दिया, पंजाब मिल गया अंग्रेजी साम्राज्य में। आगे क्या हुआ? राजा दिलीप सिंह को 6 लाख वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि अब पंजाब राज्य नहीं रहा तो दिलीप सिंह कहाँ जाएंगे, उनको भेज दिया इंग्लैंड। ये 1849 की बात है। 53 में क्या होता है? 53 में दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और डॉक्टर लगून के प्रभाव से 1853 में इंग्लैंड में जब दिलीप सिंह रह रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। हालांकि उसके बाद 1861 में जिंदा कौर इंग्लैंड गई और 1863 में वहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो जो इनका शवदाह है वो कहाँ किया गया? नासिकम कहाँ पे? इंग्लैंड में ही है। तो वहीं इनकी जुम्मा 1861 में गई और 63 में वहीं इनकी
मृत्यु हो जाती है और नासकमैन को शवदाह कर दिया जाता है। अपनी मां की मृत्यु के बाद 1864 में जो धार्मिक कार्य के लिए दिलीप सिंह पंजाब लौटे, तो पंजाब लौटने के बाद इन्होंने फिर यहाँ के माहौल में देखा और माहौल में देखने के बाद फिर इन्होंने दोबारा से सिख धर्म स्वीकारा था। तो ये तो थी पंजाब की बातें और सिख राज्य की बातें। तो इसी के साथ पंजाब और सिख राज्य समाप्त होता है। 1864 से पहले आपको बताइए 1857 में क्रांति भी हो गई थी। तो ये इधर से पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। वो एक क्लास होगी, बंगाल को हम लेके जाएंगे अंग्रेजों तक। फिर बंगाल की क्लास खत्म होने के बाद आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास खत्म, आगे से स्टार्ट होगा आधुनिक इतिहास। इस चीज़ पर थोड़ा फोकस रखना कि दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म किसके केंद्र प्रभाव से किया था। डॉक्टर लगू से बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास।